Greetings everyone. My name is KS Deepak and I welcome you all in the Shield IS episode of the Hindus News Analysis. तो चलिए देखते हैं कि कौन से आर्टिकल्स are discussing today. So the first article is on the aspects of reforms of UN. So यहाँ पर देखेंगे first of all कि क्या जरूरत है reforms की United Nation में. Then we'll be looking कि कौन से reforms है जो कि हम लोग लेने वाले हैं. इन reforms को अगर आपको मेटलाइज करना है तो उसमें कौन से challenges हैं. As well as we'll be looking specially on the case of permanent membership of India to the United Nations Security Council in our first article. The second article is with respect to the cyber security and cyber attacks. So यहाँ पर देखेंगे first of all कि cyber security क्या होता है. देन देखेंगे साइबर अटैक्स कौन से तरीके के होते हैं. साइबर अटैक्स के तरीकों को अगर हमें काउंटर करना है तो उसमें क्या क्या स्ट्रैटेजीज हैं जो हम लोग अपनाने वाले हैं, कौन से मेजर्स हैं जो हम लोग ले रहे हैं टू रिवाइटलाइज द साइबर सिक्योरिटी. सो ऑल दिस कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग्स विल बी हैविंग इन आवर सेकंड आर्टिकल. The third one is on a project of Indian Navy known as P75. So first of all देखेंगे P75 है क्या, P75 जैसे और कौन से सिमिलर प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इंडियन नेवी ओवरसी कर रहे हैं. Then we'll be looking particularly on the submarines and technology known as air propulsion system in our third article. Then the fourth one is as usual on the quiz of the day. So let's start with the first one, that is on the aspects of रिफॉर्म्स ऑफ यूएन. अब यहां पर यूनाइटेड नेशन की जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है, इंडिया की जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है रुचित्रा, सो वो कह रही हैं कि अगर यूनाइटेड नेशंस हम रिफॉर्म ना करें देन यूनाइटेड नेशंस का जो सिग्निफिकेंस है दैट वुड गो डाउन एंड यूनाइटेड नेशंस को ओवरटेक किया जाएगा बाय द अदर ऑर्गेनाइजेशंस. फॉर एग्जांपल, इफ यू टेक एन एग्जांपल, the renewed interest in organizations like G20 is because of the issues जो कि यूनाइटेड नेशंस में हम फेस कर रहे हैं. सो अगर यूनाइटेड नेशंस को अगर हम लोग रिफॉर्म अभी ना करें तो G20 की जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ जाएगी एंड द टाइम वुड कम व्हेन द यूनाइटेड नेशन वुड बी पैरालाइज कंप्लीटली. So for that time to not come, we need to take reforms as of now. That is the gravity of the statement that she said. Now देखते हैं कि क्या क्या है इसके basic nuances. So first of all, let's say कि यूनाइटेड नेशंस के कितने ऑर्गन्स हैं. सो यूनाइटेड नेशन के इन जनरल देयर आर 6 ऑर्गन्स. व्हिच आर दोज? द फर्स्ट वन इज द जनरल असेंबली, देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन नॉन एज सिक्योरिटी काउंसिल या यूएनएससी, देन यूनेस्को या इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, then secretariat is there that oversees the day-to-day function of United Nation, ICJ that is International Court of Justice जो कि disputes resolve करता है, and we are having trusteeship council also. But please remember that there are only 5 active organs of United Nation. जिस मकसद से हम लोग ट्रस्टीशिप काउंसिल फॉर्म किए थे दैट वाज टू हेल्प द रिसेंटली इंडिपेंडेंट और ऐसे कंट्रीज जो कि कॉलोनीज हैं उन्हें इंडिपेंडेंस जो है वहां पर थ्राइव करवाने के लिए. दैट वाज द बेसिक मिशन ऑफ ट्रस्टीशिप काउंसिल. और जैसे जैसे कंट्रीज इंडिपेंडेंट होते गए ट्रस्टीशिप काउंसिल का जो मैंडेट है दैट गॉट रिड्यूस एंड एज ऑफ नाउ ट्रस्टीशिप काउंसिल इज इनएक्टिव इन द नेचर. सो प्लीज रिमेंबर देयर आर ओनली 5 organs जो कि एक्टिव हैं even though 6 organs are there of United Nations. Now let's focus on the most important organ that is the Security Council. So अगर Security Council की बात करें तो Security Council में all together there are 15 members of Security Council या UNSC. अब इन 15 members में से 5 members are permanent which you can see in this highlighted color. So ये 5 members जो हैं इनको कहते हैं P5 और permanent 5. Now which are those countries? China, France, UK, Russia and United States. So these 5 form the parts of P5. Now जो बाकी के जो 10 मेंबर्स हैं these are the non permanent members of United Nations Security Council. और ये जो 10 मेंबर्स हैं इन्हें रेगुलरली आफ्टर एन रेगुलर इंटरवल इन्हें इलेक्ट किया जाता है. अब ये जो P5 कंट्रीज हैं these 5 countries you can understand that these 5 countries are developed countries and this is showing what? They is showing the post Cold War realities. अब इन 5 कंट्रीज के पास एक स्पेशल पावर है जो कि बाकी के 10 नॉन परमानेंट कंट्रीज के पास नहीं है एंड दैट पावर इज नोन एज द पावर ऑफ वीटो. सो वीटो जो है वीटो इज एन स्पेशल पावर जो कि P5 कंट्रीज के पास है एंड यूजिंग दैट पावर दे कैन डिसॉल्व एनी रेजोल्यूशन. फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि इन 15 कंट्रीज में से दैट कुड बी एन परमानेंट और नॉन परमानेंट कंट्री डजंट मैटर,
इन 15 मेंबर्स में से अगर कोई कंट्री कोई प्रपोजल देता है टू द यूनाइटेड स्टेट्स, टू द यूनाइटेड स्टेशन सिक्योरिटी काउंसिल पर्टिकुलरली, देन उस प्रपोजल के अगेंस्ट अगर कोई भी P5 कंट्रीज वीटो यूज करते हैं, देन दैट प्रपोजल स्टैंड्स डिसॉल्व। एंड इसको यूज करने के लिए P5 को कोई एक्सप्लेनेशन देना नहीं होता है। देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी व्हेन इट कम्स टू द यूसेज ऑफ वीटो। दैट इज द बिगेस्ट इशू ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। So now let's see the need to reform United Nations Security Council. So the first point to note here is कि जो United Nation है, it is representing a larger world. There are 190 plus countries per members of United Nation. But अगर permanent members of United Nations Security Council की बात करें, so there are only 5 permanent members. So this is not congruent with the aim or with the representation of United Nation. Second point to note here कि जो permanent members हैं as of now, these 5 countries, they are showcasing or representing the post World War II realities. ये as of now present world के realities को showcase नहीं करते हैं, and that is why we can clearly state that this is not in pace with the changing balance of power in the world. As of now, India is a world power. There is Germany also, Brazil also, there is a lot of other countries जो कि key role play करते हैं when it comes to international relations. But in countries का permanent membership is still not being materialized. That is the second issue. थर्ड इशू इज दैट काफी सारे कंट्रीज हैं, स्पेसिफिक रीजन्स और स्पेसिफिक कॉन्टिनेंट्स के जिनको रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया। फॉर एग्जांपल अफ्रीकन कॉन्टिनेंट या साउथ अमेरिका के कंट्रीज या फार ईस्ट एशिया के कंट्रीज, इन रीजन्स में से किसी भी कंट्री को परमानेंट रिप्रेजेंटेशन दिया नहीं गया है इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। एंड ऐसा ऑर्गन, ऐसा काउंसिल जो कि हर एक कॉन्टिनेंट से रिप्रेजेंटेशन नहीं लेते हैं, हाउ कैन दैट काउंसिल बी द वॉइस ऑफ द वर्ल्ड? दैट इज द मोस्ट dilemmatic question out there. Another issue or the biggest issue when it comes to the United Nations Security Council is the misuse of veto power. जो veto power है, that is giving an undue advantage to the permanent members over the non-permanent members. और अगर कोई भी permanent members veto use करते हैं, they don't need any explanation to be given. They don't have any kind of accountability. उन्हें explanation नहीं देना. So this is leading to misuse of the veto क्योंकि वो national interest के support में use करते हैं, not in the गुडनेस ऑफ द वर्ल्ड। वो नेशनल गुडनेस के लिए देखते हैं, अपने इंटरेस्ट को देखते हैं, एंड नॉट द जनरल गुडनेस, एंड दैट इज गोइंग अगेंस्ट द एम ऑफ द यूनाइटेड नेशन। एंड द लास्ट पॉइंट टू नोट हियर इज दैट देयर इज अ लैक ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस। काफी सारे रेगुलर मैकेनिज्म जो हैं एज ऑफ नाउ हमारे पास नहीं है। फॉर एग्जांपल, देयर इज नो रेगुलेटरी मैकेनिज्म व्हेन इट कम्स टू इंटरनेट या स्पेस या हाई सीज, और यूनाइटेड नेशन जैसे काउंसिल्स, यूनाइटेड नेशन जैसे बॉडी विच इज एन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल वर्ल्ड, दैट बॉडी में स्पेसिफिक इंटरनेट जैसे जो ग्रूसम इश्यूज हैं, स्पेस जैसे जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, इन जैसे एरियाज में रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स नहीं होना, दैट इज द बिगेस्ट इशू। Now let's talk about the case of permanent membership of India in the United Nations Security Council. हम लोग चाहते हैं कि इंडिया जो है, इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप दिया जाए। इंडिया शुड बी अकॉर्डेड दी परमानेंट मेंबरशिप बिकॉज द बेसिक एम इज दैट अगर इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप बना दिया जाए, सो वी कैन पुश फॉरवर्ड वेरियस रिफॉर्म्स जो कि हम लोग बात कर रहे हैं। सो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन सपोर्ट ऑफ दिस कैंडिडेचर। द फर्स्ट पॉइंट इज दैट इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन. A country who has been a founding member of United Nations should be in the permanent membership of the most important council. Second point is that India has almost twice the number of peacekeepers जो कि deploy किए गए हैं in comparison to the P5 countries. So the international peacekeeping force जो है IPKF में India is having more number of peacekeepers in comparison to P5. That is showing that India is proactively engaged towards the peace and stability of the world. Third point is that India has been continuously elected, particularly अगर specifically बात करें 8 times वो elect किए गए हैं for 2 years non-permanent membership. सो ऐसे कंट्री जो कि रेगुलरली आप इलेक्ट कर रहे हो, पीरियडिकली इलेक्ट कर रहे हो, वैसे कंट्री इट्स शोइंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिया, it's showing the responsibility and the support of the candidature of India. So that is why we can push forward towards the permanent membership also. Another point is that India is the largest democracy. ऐसे कंट्री जो कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है एंड इज ऑल्सो द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, दैट कंट्री शुड हैव अ वॉइस इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एंड ऑल्सो एज एन परमानेंट मेंबर. Another point is that India has also been an responsible nuclear power. India has acquired the status of NWS, that is nuclear weapon states, in 1998. At the same time, India has also
signed various export control regimes. For example, MTCR it has signed. The Wassenaar Agreement has also been signed. So India is also inducted in various export control regimes. Also, at the same time, India has also acquired the status of NWS. So this is showing that India has been a responsible nuclear state. So इंडिया के पास न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद भी वो उसे रेस्पॉन्सिबली यूटिलाइज करें. सो दैट इज शोइंग अ सपोर्ट टुवर्ड्स द कैंडिडेचर. Another point to note here is that India is an undisputed leader of the third world countries. जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था जो कि हम लोग इंडिपेंडेंस के बाद हम लोग स्टार्ट किए थे, दिस नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर अस, क्योंकि इस मूवमेंट के अनुसार वी हैव बिकम एन अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज. And because of that, India should be given the permanent membership so that we can put forward the interest of the third world countries. At the same time, there is a grouping जो कि इंडिया के permanent membership को support करता है, and that grouping is known as G4 nations. Which are those nations? Brazil, Germany, India and Japan. So please remember, ये चारों इंडिया के कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं. At the same time, these four is responsible for helping or for acquiring the permanent membership of each other. For example, यहाँ पर ब्राजील जो है, ब्राजील is in support of the candidature, permanent membership के candidature जो हैं जो कि जर्मनी को acquire करने हैं, as well as Germany is also in support of similar membership to the Brazil. So यहाँ पर जो चार countries हैं, they support each other's permanent membership. और दिस इज एन म्यूचुअल इंटरेस्ट जो कि इन चार कंट्रीज में है. दैट इज वाई दिस ग्रुपिंग ऑफ फोर कंट्रीज इज नॉन एज G4 कंट्रीज. अब बात करते हैं द चैलेंजेस व्हेन इट कम्स टू परमानेंट मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. द फर्स्ट चैलेंज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज हियर जो कि चाइना काफी बार कहता है, दैट इज इंडिया हैज स्टिल नॉट साइंड द एनपीटी, व्हिच इज that is the nuclear non-proliferation treaty, and at the same time India has also refused to sign the CTBT, that is comprehensive nuclear test ban treaty. और चाइना ये कहता है कि ऐसा कंट्री जो कि एनपीटी साइन नहीं किया या सीटीबीटी साइन नहीं किया, इट इज नॉट शोइंग एन रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज नॉट एन रिस्पॉन्सिबल पावर, एंड दैट इज व्हाई इंडिया शुड नॉट बी गिवन परमानेंट मेंबरशिप टू द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. Another point is that China is also having some vested interest. Because of the opposition of Pakistan when it comes to India's permanent membership, China जो है, China has regularly vetoed the proposal when it comes to India's permanent membership to United Nations Security Council. थर्ड पॉइंट टू नोट हियर इज दैट देयर इज अनदर ग्रुपिंग जो कि इंडिया के परमानेंट मेंबरशिप या G4 के परमानेंट मेंबरशिप को अपोज करता है, एंड दैट ग्रुपिंग इज नोन एज कॉफी क्लब या यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस. ये कौन है? फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया की बात करें, इंडिया के परमानेंट मेंबरशिप के अगेंस्ट पाकिस्तान इज देयर, जापान के अगेंस्ट चाइना, जर्मनी के अगेंस्ट इटली एंड ब्राजील के अगेंस्ट अर्जेंटीना. So these four countries जो कि permanent membership बनना चाहते थे, this four countries is known as G4, this grouping. बट ये जो कंट्रीज हैं जो कि अपोज कर रहे हैं G4 कंट्रीज के परमानेंट मेंबरशिप को, इन कंट्रीज को कहते हैं हम लोग कॉफी क्लब या यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस. एट द सेम टाइम देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर. अगर किसी भी कंट्री को परमानेंट मेंबरशिप मिलना चाहिए, देन इट शुड बी एन अफ्रीकन कंट्री, क्योंकि एज ऑफ नाउ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से नो कंट्री हैज बीन गिवन permanent membership, और इसीलिए first of all we need to give permanent membership to the African countries. But at the same time African countries में किस country को आप permanent membership दोगे उसमें भी कोई consensus नहीं है. So these are the challenges when it comes to permanent membership of India in the United Nations Security Council. With that, now let's move to our next article, that is on the aspects of cyber attacks. अब यहां पर जो अटैक हुआ था on AIIMS, this article is in context of that news itself. अब इसके बेसिक नुआंसेस को समझते हैं. अगर साइबर अटैक की बात करें, सो दिस साइबर अटैक इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स स्पेसिफिक सेक्टर्स और स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स. तो कौन से हैं क्रिटिकल सेक्टर्स या इंफ्रास्ट्रक्चर्स जिसके ऊपर साइबर अटैक्स टारगेट किया जाता है? सो देयर इज हेल्थ सेक्टर, वाटर, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, स्पेस, एनर्जी. सो ये वैसे एरियाज हैं जिसको जनरली साइबर अटैक्स में टारगेट किया जाता है. दैट इज व्हाई इन सेक्टर्स में साइबर सिक्योरिटी एनहांस करना इज वेरी क्रूशियल. सो अब देखते हैं कि किस किस टाइप के होते हैं साइबर अटैक्स. सो द फर्स्ट एंड द मोस्ट कॉमन साइबर अटैक इज नोन एज मालवेयर. सो व्हाट इज मालवेयर? मालवेयर इज शॉर्ट फॉर मलिशियस सॉफ्टवेयर, जिसमें आप एक काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज सॉफ्टवेयर या मलिशियस सॉफ्टवेयर इंसर्ट करते हो इनटू एन कंप्यूटर और ए नेटवर्क, थस कॉजिंग डैमेज टू इट. दैट इज मालवेयर. एंड मालवेयर के डिफरेंट वेराइटीज होते हैं. फॉर एग्जांपल रैंसमवेयर, spyware, worms, viruses, trojans, these all are various varieties of malware itself. The second type of cyber attack is known as
फिशिंग में क्या करते हैं आप? फिशिंग में आप डिसेप्टिव ईमेल्स या वेबसाइट्स के थ्रू आप पर्सनल इंफॉर्मेशन को गैदर करने की कोशिश करते हैं या गैदर करते हैं. दैट टाइप ऑफ अटैक इज नोन एज फिशिंग. Then another type of attack is known as denial of service attacks. Now denial of service attacks is something peculiar, क्योंकि यहाँ पर क्या करते हैं आप? यहाँ पर आप ट्राई करते हैं कि एक मशीन या नेटवर्क इनएक्सेसिबल हो जाए टू इट्स इंटरनेट यूजर्स. कैसे आप अकम्प्लिश करते हैं ये इनएक्सेसिबिलिटी? इसमें क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, एवरी वेबसाइट इज डिजाइन फॉर एन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ट्रैफिक. मान लीजिए कि आपने एक वेबसाइट बनाया. नाउ दैट वेबसाइट वुड बी डिजाइन्ड टू हैंडल ट्रैफिक ऑफ अराउंड 500 पीपल या 1000. दिस एन हाइपोथेटिकल केस. अब मान लीजिए कि 500 या 1000 के अलावा इसमें अगर आप 1 लाख यूजर्स आप यहां पर यूज करते हैं, अगर इतना ज्यादा ट्रैफिक आ जाता है, देन दिस सर्वर वोंट बी एबल टू हैंडल दैट मच यूजर्स. और इससे क्या होगा? दिस सर्वर गुड वुड बी फ्लडेड. और जब फ्लड हो जाएगा, दैट सर्वर वुड क्रैश, जो कि जनरली हम लोग इंडियन रेलवे के वेबसाइट्स में देखते हैं ड्यूरिंग तत्काल एंड ऑल. और अगर आप इसे मैन्युफैक्चर करते हो, इसे मैनमेड तरीके से बनाते हो, देन दैट टाइप ऑफ अटैक इज नोन एज denial of service attacks. And the type of attack is known as man in the middle attack. Now this is quite evident from the name itself. यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पर जो attacker है, attacker insert themselves into the two party transactions. और ये जो है attacker जो हैं वो traffic को इंटरप्ट करते हैं और उस ट्रैफिक जो है उससे निकलते हुए डाटा को वो फिल्टर करते हैं और उस डाटा को वो चुराते हैं. दैट इज मैन इन द मिडिल अटैक्स. Another type of attack is known as SQL injection. So what is first of all SQL? So SQL is an abbreviation of structured query language. सिंपल टर्म्स में कहें, जो डाटाबेसेस हैं, डाटाबेसेस को हैंडल करने के लिए, उसमें जो डाटा है उसे हैंडल करने के लिए आपको एक लैंग्वेज की जरूरत है. एंड दैट टाइप ऑफ लैंग्वेज, वन टाइप ऑफ लैंग्वेज टू मैनेज द डाटा इज नोन एज SQL. अगर आप मॉडिफाइड एसक्यूएल या कॉम्प्रोमाइज एसक्यूएल को इंजेक्ट करते हैं इनटू द डाटाबेस और इनटू द सॉफ्टवेयर जो कि डाटाबेस को मैनेज करते हैं, देन दैट टाइप ऑफ अटैक इज नोन एज एसक्यूएल इंजेक्शन. Another type of attack is known as cross-site scripting, जिसे आप एब्रीवेट करते हैं XSS. इसमें क्या करते हैं आप? इसमें आप एक malicious कोड को इंजेक्ट करते हैं. So please remember it is quite different from the earlier attacks. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है it goes after the user. ये जो विजिटर है, विजिटर के पीछे जाते हैं and it is not stick टू दी वेबसाइट. जो वेबसाइट है जिसमें इंजेक्ट किए जाते हैं उसमें वो स्टिक नहीं करते हैं, बट इट गोज आफ्टर द विजिटर डायरेक्टली. वो वेबसाइट में स्टिक नहीं करते हैं. एंड दैट इज व्हाई दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ साइबर अटैक्स. And the last and the most common type of cyber attack which we see in India is known as social engineering. अब सोशल इंजीनियरिंग में क्या है? सोशल इंजीनियरिंग में इट रिलाइज ऑन दी ह्यूमन इंट्रैक्शंस, जो कि आप लोग को फॉर एग्जांपल फ्रॉडली कॉल, स्पैम कॉल्स जो आते हैं, जहां पर जो लोग हैं वो कोशिश करते हैं कि आपसे आपके कार्ड के डिटेल्स चुरा लें, आपसे जो सीवी नंबर्स हैं, पासवर्ड है वो चुरा लें. सो दैट टाइप ऑफ एस्पेक्ट जहां पर वो रिलाई कर रहे हैं ऑन दी ह्यूमन इंट्रैक्शन, ताकि वो कंपेल करें आपको कि आप पर्सनल इंफॉर्मेशन दो, दैट टाइप ऑफ अटैक इज नॉन एज social engineering. With that, now let's move to our next aspect, that is on the recent steps that we have taken for enhancing the cyber security. So the first step is known as cyber surakshit bharat initiative, जहां पर हम लोग क्या करें, जहां पर हम लोग सेफ्टी मेजर्स ले रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, जिसे आप एब्रिविएट करते हैं CISO. सो हर एक डिपार्टमेंट में, ज्यादातर डिपार्टमेंट्स में गवर्नमेंट के एक आईटी स्टाफ है. इस आईटी स्टाफ के हेड को कहते हैं CISO, जो कि हैंडल करते हैं साइबर सिक्योरिटी मेजर्स को, ताकि उसमें एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट ला पाए. Second measure is known as National Cyber Security Coordination Center और NCCC. NCCC जो है it was launched in 2017 और यहाँ पर क्या करने की कोशिश करें, यहाँ पर हम लोग डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं रियल टाइम साइबर अटैक्स, साइबर थ्रेट्स, ताकि यहाँ पर जितनी भी डाटा हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं उस डाटा में पैटर्न्स निकालने की कोशिश करते हैं और उस पैटर्न्स को स्टडी करके उसको एसेस करके हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग डिटेक्ट कर पाएं साइबर थ्रेट्स को रियल टाइम में, ताकि उसे हम मिटिगेट कर पाएं या प्रिवेंट कर पाएं. थर्ड टाइप ऑफ मेजर इज दी साइबर सुरक्षा और साइबर स्वच्छता केंद्र. साइबर स्वच्छता केंद्र में क्या होता है, अगर मान लीजिए कि आपकी जो वेबसाइट है, आपके जो सर्वर हैं, दैट हैज बीन एन विक्टिम ऑफ द साइबर अटैक्स, तो हो सकता है कि उस वेबसाइट या सर्वर में मलेशियस कोड स्टिल रहे. सो उसे आप कैसे हटा सकते हैं? यूजिंग दिस केंद्र. सो दिस प्लेटफॉर्म वुड हेल्प द यूजर्स टू क्लीन देयर कंप्यूटर्स अगर आप में वायरस अटैक हो चुका है या आपकी जो सर्वर्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं.
Fourth step is known as I4C, that is Indian Cyber Crime Coordination Center. So I4C also brings coordination when it comes to साइबर सिक्योरिटी. यहाँ पर जो क्राइम्स हैं, क्राइम्स में हम लोग टारगेट करते हैं, उसमें जो डाटा डाटा इकट्ठा करते हैं उसे स्टडी करते हैं और उसमें कोऑर्डिनेशन लाने की कोशिश करते हैं ताकि इंटरनेट एफर्ट जो है, जो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, कोऑर्डिनेटेड ब्लो जो है वो हम लोग दे पाएं टू दी साइबर अटैक्स. The fourth step is a national cyber security और cyber crime reporting portal, जहां पर cyber crime को रिपोर्ट करने के लिए हम लोग ने स्पेसिफिक पोर्टल बनाया ताकि जो रिपोर्टिंग है, रिपोर्टिंग को हम लोग एनहांस कर पाए. And the fourth and the most important step is the computer emergency response team, abbreviated as CERTIN. ताकि क्या करें, ये alerts दें साइबर सिक्योरिटी को for breaches and issues. For example, अगर मान लीजिए कि आप गवर्नमेंट सर्वर्स यूज करते हैं और गवर्नमेंट सर्वर्स में कोई ब्रीच हो चुका है या कोई मलिशियस कोड एंटर कर चुका है एंड इट हैज बीन कॉम्प्रोमाइज, इन दैट केस ये जो सिस्टम है, ये जो टीम है, दे वुड बी इशूइंग अलर्ट्स ताकि वो जो इश्यूज हैं, जो कॉम्प्रोमाइजेशन है, जो इश्यूज हैं, जो डाटा है वो ज्यादा स्टील ना करें या जो एफर्ट्स हैं साइबर अटैक्स के, वो एफर्ट्स को आप मिटिगेट कर पाएं. दैट इज द रिसेंट स्टेप्स. At the same time, we need to see the challenges when it comes to the cyber security. So let's see the challenges. So the first point is that there is an increased use of mobile technology या internet by people. जब यूजर्स जो हैं, यूजर्स बढ़ रहे हैं, तो जो डाटा कलेक्ट हो रहा है, डाटा दैट बीइंग स्टोर्ड इज आल्सो इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली और उसे मैनेज करना भी डिफिकल्ट हो रहा है, एंड दैट हैज बीन एन ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर पोटेंशियल हैकर्स एंड साइबर क्रिमिनल्स. At the same time, there's a lack of proper security infrastructure in some services and devices. There is most of the cyber attacks जो हैं वो रिपोर्ट नहीं किए जाते हैं, वो अंडर रिपोर्ट होते हैं क्योंकि हम इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं. और जब तक अंडर रिपोर्ट किए जाते हैं, जब तक आप रिपोर्ट नहीं करोगे, सो द अथॉरिटीज, द कंसर्न अथॉरिटीज कैन नॉट टेक रिलेवेंट मेजर्स. Other issue is the scarcity of cybersecurity potentials or professionals. देर इज अ ब्रेन ड्रेन particularly in this field क्योंकि जो प्रोफेशनल्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, दे गो आउटसाइड द कंट्री, दे गो टू द मल्टीनेशनल कंपनीज, वो इंडिया में स्टे नहीं करते हैं. सो देर इज एन इशू एट द लीडरशिप लेवल. वी नीड टू ब्रिंग इंटरेस्ट और इसके लिए लीडरशिप लेवल में साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स का होना बहुत जरूरी है. अदर पॉइंट इज दैट जो साइबर अटैक्स हैं वो ट्रांसनेशनल होते हैं. फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि जो स्पैम कॉल्स हैं जो कि टारगेट कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स के सिटीजन्स को, हो सकता है कि वो जो स्पैम कॉल्स हैं वो इंडिया से जनरेट हो रहे हो. सो बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसनेशनल नेचर ऑफ द साइबर अटैक्स, वहां पर लेजिस्लेशन लाना, वहां पर कंट्रोल लाना, वहां पर एक कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन लाना, देयर इज अ लॉट ऑफ इश्यूज क्योंकि देयर आर टू डिफरेंट अथॉरिटीज जो कि यहाँ पर ओवरसी करेंगे और इन अथॉरिटीज के बीच में अगर कॉन्ग्रुएंसी नहीं है, अगर वहां पर अलाइनमेंट नहीं है, सो देयर इज अ लॉट ऑफ इश्यूज और इसके कारण देयर इज अ लूप होल और इस लूप होल को ये साइबर अटैक्स यूज करते हैं. Other issue is the absence of separate procedural code. As of now, India में there is no separate procedural code for cyber security और computer related offenses. और इसके कारण cyber attacks को आप normally IPC के किसी कोड के अंदर ही डालते हो, and that is a very big issue because as of now it is an era of digitization और digitization में data जो है, data is kind of an goal और इस goal को preserve करने की जरूरत है और preserve करने के लिए we need to have a separate procedural code. And the last point to note here is that there is a profit friendly infrastructure mindset. What does this mean? जितने भी कंपनीज हैं जो कि पोस्ट ग्लोबलाइजेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जिन्होंने इन्वेस्ट किए हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, वो पर्टिकुलरली उनका जो माइंडसेट है दैट इज पर्टिकुलरली फोकस्ड ऑन द प्रॉफिट, बट इट्स नॉट फोकस्ड ऑन दी साइबर अटैक. वो साइबर अटैक या सिक्योरिटी को नहीं देखते हैं, वो जस्ट और जस्ट प्रॉफिट को देखते हैं. बट साइबर अटैक इज ऑल्सो अ वेरी बिग इशू, बट क्योंकि ये प्रॉफिट नहीं देता, क्योंकि इसमें सिमिलर प्रॉफिट नहीं मिलेंगे और इसीलिए वो उसे अनदेखा करते हैं. दैट इज बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय दिस साइबर अटैकर्स एंड दैट इज व्हाई इट इज अनदर चैलेंज व्हेन इट कम्स टू साइबर सिक्योरिटी. With that clarity, now let's move to our next aspect, that is on the Navy's submarine known as INS Wazir. So यहां पर बात करते हैं सबमरीन्स के बारे में और उसके बेसिक नुआंसेस के बारे में. सो अगर टाइप्स ऑफ मिलिट्री शिप्स की बात करें तो हर नेवी, हर मैरीटाइम सिक्योरिटी फोर्स के पास डिफरेंट टाइप ऑफ मिलिट्री शिप्स होते हैं ताकि वो मैरीटाइम सिक्योरिटी को एनहांस करे और बॉल्स्टर करें. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के पास भी डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मिलिट्री शिप्स हैं. द फर्स्ट एंड द बिगेस्ट और द मोस्ट क्रूशियल वन व्हेन इट कम्स टू मिलिट्री शिप्स और मैरीटाइम सिक्योरिटी इज द एयरक्राफ्ट कैरियर्स. अब you can see the picture of aircraft carrier here. So this is kind of an sea going airbase. वो एक एयरबेस की तरह है जो कि समुंदर में तैरता है, समुंदर में फ्लोट करता है. सो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो पायलट्स हैं वो
वो एरोप्लेन्स को लैंड करवा सकते हैं एंड टेक ऑफ करा सकते हैं। सो इससे क्या होता है, इससे जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है वो उसकी जो रीच है वो आप और एनहांस कर रहे हो। Then there is this cruisers जिसका पिक्चर आप यहां पर देख सकते हैं। This cruisers are the largest ship in the fleet after the aircraft carrier. So साइज के हिसाब से the largest is the aircraft carrier, then is the cruisers. और cruisers क्या करते हैं? Cruisers actually is multi dimensional in its role, but particularly इनका जो रोल है वो डिफेंसिव रोल में है। They are not particularly for attacking but for defensive roles. Then we are having destroyers. अब destroyers आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, the basic aim of it is offensive role. वो fast होते हैं, maneuverable होते हैं और long endurance capabilities रखते हैं. For example, you can see the picture of destroyers and you can see a lot of machine guns, a lot of weaponries जो कि इसमें deployed हैं. So they are particularly for an offensive role. Then we are having frigates also. So what are frigates? Frigates are smaller ships. वो क्या करते हैं? वो defensive capabilities provide करते हैं during escorting. For example, you can see a frigate here. और frigate में particularly हम लोग focus करते हैं stealth technologies, क्योंकि ये defensive role में है, so इसमें ज़्यादातर missiles काफी कम मात्रा में होते हैं और ये stealth technology में ज़्यादा focus करते हैं. Then we are having coverties also. So coverties अगर वारशिप की कैटेगरी की बात करें तो the largest was airship aircraft carrier, then the smallest is an coverty. So it's the smallest class of vessels जो कि consider किए जाते हैं as an proper warship. Then we come to submarine. So submarine क्या है? Submarine is an watercraft capable of independent operation underwater. You can see the picture of a submarine here. And then we are having another special kind of military ship known as amphibious assault ships, जो कि amphibious warship में use करते हैं. And this is a picture of an amphibious assault ship. With that, now let's move into the finer details. सो जितने भी वारशिप्स हैं जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उन वारशिप्स को बनाने के लिए, कमीशन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। सो देयर इज दिस प्रोजेक्ट 17A जो कि अप्रूव किया गया था वे बैक इन 2009 और जिसके बेसिस पर हम लोग एक्विजिशन करने वाले थे 7 स्टेल्थी फ्रिगेट्स का। देन प्रोजेक्ट 15B इज देयर, बट प्रोजेक्ट 15B से पहले वी हैड प्रोजेक्ट 15A एंड उससे भी पहले वी हैड प्रोजेक्ट 15 जिसके बेसिस पर हम लोग 3 दिल्ली क्लास के और 15A के बेसिस पर 3 कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर्स कमीशन करने वाले थे। देन 15B के अकॉर्डिंगली हम लोग 4 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स कमीशन करने वाले हैं। कौन से ये? विशाखापट्टनम, मोरमुगांव, इम्फाल एंड सूरत। देन वी कम टू प्रोजेक्ट 75A जिसका जिक्र आज के न्यूज़पेपर आर्टिकल में भी है। नाउ प्रोजेक्ट 75I या प्रोजेक्ट 75A उससे पहले वी हैड अनदर प्रीकर्सर सिमिलर टू प्रोजेक्ट 15B नॉन एज प्रोजेक्ट 75 जिसके बेसिस पर हम लोग इंडियन नेवी को 6 स्कॉर्पियन क्लास के अटैक सबमरीन्स देने वाले थे। And one of them is today's submarine also. Then इसका phased up version is known as Project 75I. Now this I or A it varies document after documents, but basically this A or I stands for Air Independent Propulsion System. और इसमें क्या करने वाले हैं? इसमें हम लोग indigenously developed Air Independent Propulsion System को equip करने वाले थे in this Scorpion class attack submarines. सो नाउ लेट्स सी कि क्या है ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम जो कि इतना सिग्निफिकेंट है जिसके वजह से इंडियन नेवी ने एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है नॉन एज प्रोजेक्ट 75 है। सो बेसिकली अगर बात करें दिस टेक्नोलॉजी इज अ काइंड ऑफ मैराइन प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी जिसके बेसिस पर आप अलाउ करते हैं एक नॉन न्यूक्लियर सबमरीन को। प्लीज रिमेंबर, एक नॉन न्यूक्लियर ऐसा सबमरीन जो कि न्यूक्लियर पावर्ड ना हो वैसे सबमरीन को आप अलाउ करते हैं कि ताकि वो ऑपरेट करें विदाउट द एक्सेस टू द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। जनरली अगर नॉन न्यूक्लियर सबमरीन की बात करें सो जनरली दे आर पावर्ड बाय डीजल इंजन और वैसे सबमरीन जो कि डीजल इंजन से पावर्ड होते हैं उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत होती है फॉर कंबशन और ये जो ऑक्सीजन है इन सबमरीन्स में स्पेसिफिक टैंक्स में स्टोर किया जाता है। अब ओवर द टाइम ये ऑक्सीजन जो है वो खत्म हो जाता है। सो व्हाट दे डू इज दैट दिस सबमरीन्स कम बैक टू द सरफेस और ये रिफिल करते हैं उन टैंक्स को और वापस वो डेप्थ्स में चले जाते हैं। But when they come to the surface, they also are eligible, they also become hostile towards the enemy radar. Enemy radar में वो डिटेक्ट किए जा सकते हैं। At the same time, अगर आपको सतह में नहीं आना है, so we use an system known as snorkel. So यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो पिक्चर है, यहाँ पर सबमरीन एकदम सरफेस तक नहीं आ रहा है, but it's close to the surface. और सरफेस के क्लोज आने के बाद वो इस सिस्टम्स को यूज करते हैं जो कि एक ट्यूब की तरह होते हैं और इसके बेसिस पर वो ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और वो रिफिल करते हैं अपने टैंक्स में। But either of those two mechanisms makes this submarines detectable to the enemy radar system. और इसीलिए इनकी जो endurance है वो आप कम कर रहे हो, इनकी जो strategic importance है वो आप कम कर रहे हो।
अब नाउ देयर इज ऑब्वियस एस्पेक्ट कि हम चाहते तो हम न्यूक्लियर सबमरीन्स बना सकते थे, बट अगर आप न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाते हो सो न्यूक्लियर सबमरीन्स में भी आपको कूलिंग वाटर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो एनर्जी जो रिलीज होता है उससे आपको कूल करना है। बट जब आप कूलिंग वाटर यूज करते हो देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर जो कि आपको पंप करना है, और जब आप सबमरीन्स में लॉट ऑफ वाटर पंप करते हो सो इस पंपिंग के कारण देयर इज अ लॉट ऑफ वाइब्रेशंस, और ये जो वाइब्रेशंस हैं ये डिटेक्ट हो सकते हैं इन दी एनिमी रडार। एट द सेम टाइम जब आपको इंस्टॉल करना है न्यूक्लियर रिएक्टर इन द सबमरीन्स, तो जो होल सबमरीन जो है वो काफी बड़ा हो जाता है इन देयर साइज, और जब बड़ा हो जाता है तो उसकी जो सिग्नेचर है रडार में, दैट सिग्नेचर आल्सो इंक्रीजेस। सो काफी सारे स्ट्रेटेजिक रीजंस है जिसके कारण इंडियन नेवी जो है वो डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम जनरली यूज करते हैं, और उसमें एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए, उसमें जो टाइम लिमिट है वो बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उसे ऑगमेंट कर रहे हैं यूजिंग दी AIP सिस्टम। अब जिस टेक्नोलॉजी के बेसिस पर आप एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम के थ्रू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की जो नीड है उसे आप ऑगमेंट करते हो, उस टेक्नोलॉजी के बेसिस पर आप उसे क्लासिफाई भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोज साइकिल डीजल इंजन हैं जहां पर आप लिक्विड ऑक्सीजन को यूज करते हो जो कि टैंक्स में स्टोर किए जाते हैं, देन उसे हम लोग कंबशन के लिए यूज करते हैं। क्लोज साइकिल स्टीम टर्बाइंस भी हैं जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी के थ्रू वाटर को हीट करते हैं, जो स्टीम जनरेट होता है उससे आप टर्बाइन रोटेट करते हैं एंड वहां से एनर्जी जो निकलती है उससे आप बेसिक एस्पेक्ट्स को आप रन करवाते हैं। देन देयर इज स्टर्लिंग इंजन ऑल्सो। स्टर्लिंग इंजन में क्या होता है, स्टर्लिंग इंजन में एक वर्किंग फ्लूइड होता है, कोई भी तरीके का लिक्विड हो सकता है जो कि परमानेंटली कंटेन्ड होता है इन एन सिस्टम। एंड देन देयर इज टेक्नोलॉजी जो कि इंडियन नेवी यूज करती है, दैट इज द फ्यूल टेक्नोलॉजी, जो कि एक डिवाइस है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। सो यहाँ पर हाउ इट्स वर्क, सो बेसिकली जो हाइड्रोजन है जो कि फ्यूल है एंड जो ऑक्सीजन है जो कि ऑक्सीडाइजर है, इनको साथ साथ वो कंबस्ट करवाते हैं ताकि जो प्रोडक्शन होगा द प्रोडक्शन वुड बी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड हीट। So this water and heat can be used also in this submarines, and that is why it is very much eco-friendly also, and that is why Indian Navy is utilizing this technology in their AIP systems. With that, now let's move to our next aspect, that is on the quiz of the day. So the first question is regarding the aspects of METI's IT policy, as well as the second question is on the aspects of MSME. Again, both these questions are based on the current affairs. So please attempt these questions, और इन questions के जो explanations हैं based on the aspects, based on the nuances, based on the unbiased format, we will be providing to you in an PDF, जिसका जो link है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एज वेल एज जो पीपीटी है जिसके ऊपर मैंने एनालिसिस किया, दैट आल्सो इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, यू वुड गेट अ लिंक इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन itself. So stay tuned for more content, study hard, work hard. If you have any doubts in the query, so please let us know in the comment section. We'll be happy to entertain you guys. With that, see you tomorrow.